Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the part 2 of audit of public sector undertakings. I'm really sorry that first part मुझको बीच में stop करना पड़ा था because of some technical issues. वीडियोज़ में कुछ issues हो रहे थे, so that is why I'm recording the part 2 now. तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था एंड व्हाट ऑल डिड वी स्टडी. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ऑडिट है गवर्नमेंट कंपनी का वो कौन करता है, CNDG करता है. ठीक है, और CNDG की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट करना, और उसकी हम लोगों ने ड्यूटीज़ एंड पावर्स वगैरह के बारे में बता किया था. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट इज़ CNDG. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे का. नो CNDG एक पर्सन है बट ऑडिट्स तो बहुत सारे हैं ना. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो PSU है उसमें मेजर फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इज़ डन बाय ऑडिटर. ठीक है ना, मेजर. तो इस वजह से ना जो कुछ ऑडिट्स हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऑडिट्स हैं और जो PSU के ऑडिट्स हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी घूम फिर के CNDG पे ही आती है. अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है CNDG की, बट क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है? हम लोगों ने ऑफकोर्स इसकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ तो डिटेल में पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो लिखा नहीं कि उसको अकेले ही करना सारा ऑडिट. तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ CNDG ओनली, लेकिन वो और ऑडिटर्स की हेल्प लेकर के ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है. दैट मीन्स इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CNDG टू अपॉइंट ऑडिटर्स नाउ. ठीक है, तो वो एक तरह से क्या करेगा, वो उन सबको, उनका वो कौन हो जाएगा, सुपरवाइज़र हो जाएगा, उन सबका बॉस हो जाएगा. ठीक है, और वो क्या करेगा, वो ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा. तो जैसे कि इस पैराग्राफ में इन्होंने दिया गवर्नमेंट ऑडिट को, ऑल्दो इन्होंने अलग से टॉपिक दिया है पैराग्राफ नंबर 4 में, बट यहाँ इन्होंने सिंपली एक बात बताई है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जिसमें मतलब बेसिकली आपका इक्विटी का पार्टिसिपेशन 51% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट का होता है, तो उस केस में क्या हुआ है ना, उस केस में एक स्पेशल अरेंजमेंट ये दिया है कि जो CNDG है वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है. ऑडिटर कौन होते हैं, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है. ठीक है, तो ये वहाँ से ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, उनको कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज़ दे सकते हैं, उनको कुछ डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ऑडिट करना है, और फिर उनकी रिपोर्ट्स पे कमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, और उसके साथ में इन्होंने एक चीज़ ये भी दी है कि CNDG अगर चाहे तो सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है. ठीक है ना. फिर यहाँ पे एक चीज़ और बोली है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये सिर्फ एक जनरल बात बोल रहे हैं, जितना तो आप लोगों को भी आएगी पढ़ के समझ आ रहा होगा, राइट. फिर उसके बाद में इन्होंने टर्म निकाला है ऑडिट बोर्ड सेटअप इन कमर्शियल ऑडिट. तो एक यूनिक फीचर जो है ऑडिट का, वो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ने किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट बोर्ड इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट बोर्ड्स फॉर कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट अप्रेजल्स ऑफ द वर्किंग ऑफ PSUs engaged in diverse sectors in economy. अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एक ही बात है, इसके लिए, इसके कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के लिए एक नई चीज़ आई है, ऑडिट बोर्ड, जिसकी किसने सेटअप किया है, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने. तो ये ऑडिट बोर्ड्स क्या करते हैं, ये एक्सपर्ट्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं डिसिप्लिन जो कि अप्रेजल से रेलेवेंट है. तो ये फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के साथ में अपनी एंटरप्राइज के बारे में, और कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट टू असर्टेन देयर व्यू पॉइंट्स बिफोर फाइनलाइजेशन. तो ये ऑडिट बोर्ड्स एक तरह से आप कह सकते हो डिसिप्लिन के लिए लाए गए हैं. ठीक है, तो इन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स का क्या रिजल्ट होता है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी अपनी रिपोर्ट में इसको इंक्लूड कर सकता है. दीज ऑडिट बोर्ड्स हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी एंड वर्क अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ CNDG. की कोई ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट जिससे थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ आ जाए, जिससे थोड़ा सा डिसिप्लिन और ज़्यादा आ जाए, उसके लिए बने हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स ये ऑडिट बोर्ड मैनेजमेंट के साथ में, और कंट्रोल करते हैं मिनिस्ट्रीज को. तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जिससे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बिकॉज आपने देखा है कि कितना ज़्यादा क्रूशियल जो भी सेक्टर है दैट इज़ विद द PSUs. ठीक है, आपका रेलवे हो गया, पोस्टल हो गया, तो इसके बिना तो दुनिया मतलब हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल से चलेगी, एंड कंट्री की इकोनॉमी भी इन्हीं सारे सेक्टर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग होगी. तो उसके लिए उन्होंने ये बनाया है.
ठीक है। फिर इसके बाद में एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स, जो स्क्रूटनी होगी एनुअल रिपोर्ट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स की, वो पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट करेगा स्क्रूटनी। एज अ होल वुड बी an arduous task considering their diverse and specialized nature, besides imposing excessive demands on their limited time available to the parliament for discussion of issues of national importance. अब देखो, मैंने आपको बोला कि पार्लियामेंट करेगा एनुअल अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स का डिस्कशन, स्क्रूटनी बेसिकली। बट स्क्रूटनी का क्या मतलब होता है? बारीकी से चेकिंग करना। तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट के पास और कोई काम नहीं है जो वो इन्हीं अकाउंट्स से उसका एक एक चीज़ की स्क्रूटनी कर सकता है? इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट हमारा इतना ज़्यादा बिजी है, पार्लियामेंट के पास और भी इतने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने के लिए हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट ने क्या किया है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स ने इसी पर्पज़ के लिए, जिससे स्क्रूटनी हो पाए इन ऑडिट रिपोर्ट्स की, जिससे स्क्रूटनी हो पाए इन एनुअल अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स की, इन्होंने कुछ कमिटीज़ बनाई हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेशलाइज्ड कमिटीज़ बनाई हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्लीज़ आप लोग खो मत जाना, मुझको यही डर लग रहा है आप लोग खो ना जाओ। तो मैं आपको फटाफट इन कमिटीज़ के बारे में मतलब इनका नेम लेके देन हम लोग फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं जो भी पढ़ा है अभी तक। तो PAC दैट मीन्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाई है, एस्टिमेट्स कमेटी बनाई है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स बनाई है, जो कि क्या करते हैं, टू विच दीज ऑडिट रिपोर्ट्स इन एनुअल अकाउंट्स ऑटोमेटिकली स्टैंड रेफर्ड। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो PSUs है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इज़ डन बाय या तो कोई कॉरपोरेट किसी स्पेसिफिक एक्ट का या फिर गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसमें 51% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, या फिर आधी आधी या पार्टी सॉरी दोनों की होती है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट ऑडिट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, CNDG की है। तभी उन्होंने CNDG के जो भी वो थे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, वो हम लोगों ने सब पढ़े थे। फर्स्ट वाला आर्टिकल 148 वॉज अबाउट योर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, फिर उसकी ड्यूटीज़ एंड एक्सरसाइजेज एंड अकाउंट्स ऑफ, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये कहा था कि कौन कौन से एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे फॉर्म्स वगैरह। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं किसको भेजी जाएंगी, ये भेजी जाएंगी प्रेसिडेंट को। ठीक है, और फिर उसके बाद में टेन्योर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन आई टोल्ड यू कि जो ऑडिट होगा गवर्नमेंट कंपनीज़ का वो CNDG करेगा। तो CNDG के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो अपॉइंट कर सकता है ऑडिटर्स को, बिकॉज ऑफकोर्स वो अकेला बंदा उसके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर इतने सारे लोगों की, आपको 4 बॉक्सेस थे, ऑल यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट या फिर कुछ भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के कमर्शियल अथॉरिटीज़ हैं, PSUs हैं, सबका ऑडिट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद CNDG होगी। तो वो क्या करता है, वो ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है। ठीक है, ऑडिटर्स को कुछ डायरेक्शन देता है जिसको फॉलो करके ऑडिटर्स को ऑडिट करना होता है एंड रिपोर्ट उसको देनी होती है। फिर CNDG क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री या टेक्स्ट ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है। फिर हम लोगों ने ऑडिट बोर्ड सेटअप के बारे में बात करी थी, दैट वाज वेरी कॉमन कि वो एक्सपर्टीज़ के लिए लाया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ क्या बात हो रही है कि जो एक्शन लिया जाएगा इन ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर, CNDG ने तो दे दिया प्रेसिडेंट को, अब क्या पार्लियामेंट इन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स के ऊपर स्क्रूटनी करता फिरेगा? नो, बिकॉज पार्लियामेंट के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने होते हैं, तो इसलिए कुछ कमिटीज़ बनी हैं जो भी आपकी जब पार्लियामेंट तक पहुंच जाएंगी ऑडिट रिपोर्ट्स, तो उनकी स्क्रूटनी करेगा, बारीकी से चेकिंग करेगा। जैसे आप भी अपनी कॉपी, आपको लगता है कम मार्क्स आए तो स्क्रूटनी पे डाल दो, तो उससे आपकी कॉपी को रीचेक किया जाता है एंड बारीकी से चेक किया जाता है। एंड फिर इसके बाद में कहीं पे भी कुछ ऐसा गलती होती है कि मार्क्स नहीं मिले या फिर कुछ सही को गलत कर दिया, तो वहाँ पे फिर वो एक्शन लिया जाता है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये कमिटीज़ जो हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर चेकिंग करती हैं, एंड ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग काम है, और इससे फिर ऑडिट रिपोर्ट बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी है PAS, दैट इज़ योर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो इसमें क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की क्या ड्यूटी होती है, उसको ये सेटिस्फैक्शन लेना होता है कि जो मनी है दैट वाज डिस्पर्स्ड लीगली ऑन द सर्विस ऑफ द पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड। ठीक है, जैसे आपको अगर आपकी मम्मा ने कुछ भी राशन लाने के लिए या सपोज़ कोई गेस्ट आए तो समोसे लाने के लिए पैसे दिए हैं,
ठीक है। तो क्या आपने वो 50 के 50 रुपीज़ उन समोसों में ही लगाए हैं या फिर आप उसके साथ अपने लिए चॉकलेट्स भी लाए? बहुत ही किडिश सा एग्जाम्पल था, बहुत ही बकवास, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जिस भी पर्पस के लिए मनी लिया गया है वो उसी पर्पस के लिए लगाया भी गया है या नहीं। तो ये अगर ऑडिट रिपोर्ट में इस बारे में कुछ मेंशन ऐसा नहीं है, या फिर अगर मेंशन है, तो मतलब कुछ अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो वो मेंशन है या नहीं है। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ P&AC टू चेक इट। ओके। फिर उसके बाद में जो एक्सपेंडिचर दिखा रखा है वो ऑथराइज तो है। फिर उसके साथ में दैट रीअपोर्शन that reappropriation has been made in accordance with the प्रोविजंस में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है फंड्स का वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ PAC to examine the statements of accounts of autonomous and semi-autonomous bodies, the audit of which is conducted by C&AG either under the directions of President या फिर statute of Parliament। ठीक है। तो ये जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ जो हैं इनकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को भी कौन एग्जामिन करता है? P&AC, सॉरी PAC, मैं पता नहीं क्यों बार बार P&AC बोल रही हूँ, बट इट इज़ PAC। ठीक है। क्या है ये? आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट दैट हैबिचुअल टू ऑल दिस। ठीक है। तो मुझको ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है। पेन चेंज हो गया। तो अभी तक क्या पढ़ा? PAC क्या करता है? PAC को मतलब है पैसे से। ठीक है। PAC कैटरीना कैफ है एंड PAC इज़ अरे नहीं, कुछ नहीं मिला। PAC को पैसे से मतलब है एंड PAC कौन है? कैटरीना कैफ़े। ठीक है। तो वो ये देखती है कि पैसा जिसके लिए लगाया है वो पैसा मतलब पैसा जिसके लिए लिया है उसमें लगाया है, एक्सपेंडिचर ऑथराइज है यानी, और जो प्रोविजंस है मतलब फंड से उसको मतलब है कि ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद में एस्टिमेट्स कमेटी क्या करती है? एस्टिमेट्स कमेटी ये देखेगी, अब ये क्या हो रहा है, ये ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास पहुंची, पार्लियामेंट के पास पहुंच गई। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट आप लोगों ने अभी पढ़ाया था मैंने कि C&AG क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट कर देगा। ठीक है। तो जब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है उसके बाद की बात हो रही है स्क्रूटनाइज, ये ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड वाली पहुंची है। ठीक है। जैसे आप लोगों की रिटर्न जो है वो IT डिपार्टमेंट में पहुंचती है, फाइल उनके पास, सेम वही हो रहा है। ठीक है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट IT डिपार्टमेंट तक पहुंचती है, वैसे ही हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में एस्टिमेट्स कमेटी का क्या काम है? द कमिटी एग्जामिन द एस्टिमेट्स विद अ व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म consistent with the policy underlying the estimates may be effective, suggest alternative policy, examine whether the money is well laid out within the limit, and suggest the form in which estimates shall be presented to Parliament। तो क्या है ये? ये कमेटी किसके बारे में बात करती है? ये कमेटी हमारी बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में बात करती है। ठीक है। तो इसमें ये आपको या तो कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ देगी जो कि बेटर कर सकता है किसी तरह से। फिर उसके बाद में ये बताएगी कि क्या मनी जो लेड आउट है दैट इज़ विद इन द लिमिट। ठीक है। ये सब ना लर्न करने का है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है। फिर उसके बाद में रिपोर्ट करो व्हाट इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो कंसिस्टेंट है विद द पॉलिसीज़ जो कि अंडरलाइंग है। मतलब कि जो भी आपकी इकोनॉमीज़ हैं, जो भी आपके इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो क्या जो पॉलिसी है उसके साथ में कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कुछ डिफरेंस है तो वो रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। और वो साथ में फॉर्म भी सजेस्ट करेगा जिसमें एस्टिमेट्स के बारे में होना चाहिए। तो एस्टिमेट्स का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कितना आप एस्टिमेट लगा रहे हैं। ठीक है। कि कितना आप एस्टिमेट कर रहे हो। तो ये जो कमेटी है ये कमेंट नहीं करती है किसके बारे में? पॉलिसी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, बट ये बताती है बट वेयर देयर इज एविडेंस दैट अ पर्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट लीडिंग टू डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो फिर ये क्या कहती है? ये कहती है कि अच्छा ठीक है, ये डिज़ायर्ड रिजल्ट तक हमें नहीं मिल रहा है तो हम क्या क्या ऑल्टरनेटिव पॉलिसी लगा सकते हैं जिससे हम डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाएं। ठीक है। तो
या फिर कहीं वेस्टेजेस हो रही हैं तो उस वेस्टेजेस को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कमिटी टू ब्रिंग इट इनटू द नोटिस ऑफ द हाउस, ठीक है। तो अगर उसको ऐसा लगेगा कि जो इकोनॉमी है वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, इसे पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं, तो वो बताएगी, वो अल्टरनेटिव पॉलिसी बताएगी, वो एग्जामिन करेगी कि वो मनी जो है वो विद इन द लिमिट है या एक्सेसिव हो रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ में वो फॉर्म्स भी कुछ सजेस्ट कर सकती है जिसमें कि वो एस्टिमेट्स प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट को, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक तरह से फ़ंड का ही हो गया, बट ये वेस्टेजेस वगैरह रोकने के लिए हो गया, एंड ये पैसे की यूटिलाइजेशन के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमी के बारे में बेसिकली बात करें, कहाँ का पैसा हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोगों ने वैसे तो वही किया था, बट यहाँ हम उस बारे में भी बात करें कि मतलब क्या एस्टीमेट लगा रहे हो आप, क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो वो इन कमिटीज़ का काम है, और साथ में इम्प्रूवमेंट्स के बारे में भी बताएंगे। फिर उसके बाद में कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स एक्सरसाइजेज द सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ PSUs as the PAC exercises over the functioning of government departments। जो PAC थी दैट वाज अबाउट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आप यहाँ लिख सकते हो कि जो PAC है दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन जो कमिटी है, अब इस पर लिखा ही है कि पब्लिक अंडरटेकिंग, तो दैट इज़ वाई दिस कमिटी इज़ स्पेसिफिकली फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग्स ओनली, ठीक है। तो वो PAC जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, पर जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है वो इसी के बारे में है, ठीक है। तो ये क्या क्या फंक्शंस करेगी, ये एग्जामिन करेगी रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये एग्जामिन करेगी रिपोर्ट्स ऑफ द CNAG ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये साथ में एग्जामिन भी करेगी autonomy and efficiency of public undertakings, and to see that whether they are being managed with the sound principles, business principles and prudent commercial practices or not। तो ये एग्जामिनेशन का ही काम करती है, रिपोर्ट्स और अकाउंट्स के बारे में, रिपोर्ट्स ऑफ द CNAG की CNAG ने क्या रिपोर्ट दी है, कैसे अकाउंट्स बने हैं, फिर क्या जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है वो एफिशिएंट है या नहीं, और वो कुछ अदर फंक्शंस भी करेगी वेस्टेड इन PAC एंड एस्टिमेट्स कमिटी एज आर नॉट कवर्ड अबव एंड एज मे बी अलॉटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो बाकी के फंक्शंस भी करेगी, ठीक है। सो आई नो दैट इसमें इतना कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं हो पाया, बट आई जस्ट कांट हेल्प इट बिकॉज इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, इसमें सिंपली ये है कि कौन सी कमेटी क्या काम करेगी। तो ये स्क्रूटिनाइजेशन के पर्पज़ के लिए, एंड स्क्रूटनी हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, जिससे हमें एक तो वीकनेसेस पता लग पाए, तो हम उस पर वर्क कर पाएंगे, एंड कुछ भी गलत हो रहा है तो वो भी पकड़ में आ जाए, ठीक है। The examination of public enterprises by the committee takes the form of comprehensive appraisal or evaluation of performance of the undertaking. It involves a thorough examination including evaluation of policies। ये सब हम उसी में ही तो करें, estimate committee तो करिए, तो वही चीज़ है, ठीक है। The objective of financial committees in doing so is to focus not only on the individual irregularity but also the defects in the system। तो defects वगैरह से पता लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा CNDG का रोल आ गया। अब ये दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQs, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, या फिर ये आप केस स्टडी भी बना सकते हैं। तो CNDG जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा क्यों होता है कि CNDG क्यों इम्पॉर्टेंट है, CNDG की रिपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो, एक तो वो रिपोर्ट देता है जिसके बेसिस पे committees वर्क करती हैं, although they are not precluded from examining issues not brought out of his reports। तो ये क्या करता है, इसकी जो रिपोर्ट है, अभी हम लोगों ने किया था कि जो भी कमिटीज़ हैं ये CNDG की रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज कर रही हैं, तो क्योंकि CNDG ने रिपोर्ट दी तभी तो वो बेसिस बनी, इन्होंने दिया। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इश्यूज़ को अलग से नहीं अपनी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं, बट फिर भी इनकी रिपोर्ट जो है वो बेसिस बनती है, जिससे कि हमें इश्यूज़ के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। साथ में CNDG क्या करता है, स्क्रूटिनाइज करता है नोट्स विच द मिनिस्ट्री सबमिट टू कमिटीज़ एंड हेल्प्स कमिटीज़ टू चेक द करेक्टनेस of submissions to the committees and facts and figures in their draft reports। तो वो जो नोटिसेस हैं जो कि मिनिस्ट्रीज देते हैं कमिटीज़ को, वो कौन स्क्रूटनाइज करेगा, वो CNDG स्क्रूटनाइज करेगा, और कमिटीज़ को वो हेल्प भी करता है। CNDG ऐसा नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट बना के रुक जाता है, वो उन कमिटीज़ के जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था उनकी हेल्प भी करता है करेक्शंस को चेक करने में और सबमिशंस को चेक करने में, ठीक है।
फिर उसके बाद में फाइनेंशियल कमिटी प्रेजेंट देयर रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट विद देयर ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस. द वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कमिटीज ऑफ द एक्शन टेकन बाय देम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज एंड द कमिटीज प्रेजेंट एक्शन टेकिंग रिपोर्ट्स टू दी पार्लियामेंट. तो ये तो सिंपली इन्होंने बात करी दी कि मतलब यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहा है ना कि क्यों वो फ्रेंड फिलोसोफर इन गाइड इन सारी कमिटीज़ को. तो एक तो वो बेसिस बनता है, सेकेंडली वो स्क्रूटनाइज करता है, थर्डली इन्होंने क्या बोला कि जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, ये तीनों फाइनेंशियल कमिटीज़ ही थी जिनके बारे में हमने बात की. तो ये क्या करती हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशंस के साथ में मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के पास जाती हैं और अपनी रिपोर्ट को देती हैं. ठीक है. तो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स जो भी इन्होंने रिकमेंड किया होता है उनके बेसिस पे फिर एक्शन भी ले लेते हैं. तो एक तरह से C&AG की वजह से ही क्या हुआ, एक्शन ले पाए. ठीक है. देखो, C&AG ने रिपोर्ट दी, इन सारी कमिटीज़ ने स्क्रूटनाइज किया और उसी के बेसिस पे क्या हुआ, उनकी ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ने एक्शंस लिए. ठीक है. फिर उसके बाद में इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑडिट रिपोर्ट्स विच कुड नॉट बी डिस्कस इन डिटेल बाय द कमिटीज, written answers are obtained from the department or ministry concerned and are sometimes incorporated in the reports presented to parliament or state government. This ensures that audit reports are not taken lightly by the government even if the entire report is not deliberated upon by the committee. तो जो भी मैटर्स कमेटी में नहीं डिस्कस हो पाते हैं वो फिर अलग से होते हैं और फिर उसको हम रिपोर्ट में इंक्लूड भी करते हैं. ठीक है. तो वो रिटन आंसर्स हम डिपार्टमेंट से लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो उसका मतलब क्वेश्चंस पूछने जो मैटर्स कवर नहीं हो पाए तो वो भी फिर उसमें आता है. तो इस तरह से फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड है. ठीक है. तो वो उस वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट लाइटली नहीं लेती है. भले ही हमने सारा काम उनको दे रखा है कमेटी को, बट फिर भी इट इज़ द ड्यूटी टू इंश्योर कि जो भी मैटर्स उसमें कवर नहीं हुए हैं वो उसका आंसर जो है वो हम ले रहे हैं डिपार्टमेंट से. ठीक है. तो C&AG का रोल और ये कैसे है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए. ठीक है. तो इसको आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से याद कर लेना. तो अभी तक हम लोगों ने कमिटीज़ के वर्क के बारे में थोड़ा सा लर्निंग है उसमें, बट इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है. देखो, फर्स्ट वाले में तो पैसा करना है कि मनी कहाँ यूज़ हुआ. मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा याद करने में. मनी कहाँ यूज़ हुआ. ठीक है. फिर वो अप्रोप्रिएट लिमिटेड में था, जो अप्रोप्रिएट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग था, जो फंड्स का एलोकेशन था, एक्सपेंडिचर था वो ऑथराइज था. एस्टिमेट्स के बारे में बात करेगा, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी देगा, लिमिट में है या नहीं, कुछ फॉर्म सजेस्ट करेगा एंड रिपोर्ट करेगा इकोनॉमीज और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में. फिर कमिटी ऑन PU क्या करेगा, एग्जामिन ही करेगा रिपोर्ट्स ऑफ अकाउंट्स, रिपोर्ट्स ऑफ C&AG, एग्जामिन करेगा ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, और साथ ही में जो एक्सरसाइजेज PSC और एस्टिमेट कमेटी नहीं कर पाए वो कर सकता है. फिर C&AG का इन्होंने रोल बताया. फर्स्ट इन्होंने बोला कि बेसिस बनती है उसकी रिपोर्ट. सेकंड उन्होंने बताया वो नोट्स जो है वो स्क्रूटनाइज करता है मिनिस्ट्री के. ओके. एंड फिर उससे क्या होता है, करेक्टनेस जो है वो हेल्प हो जाती है उनकी कमिटीज़ की, जिससे वो करेक्टनेस फैक्ट्स और फिगर्स की वो चेक करके देता है ना, जो नोट्स मिनिस्ट्री ने सबमिट किए होते हैं कमिटीज़ को. तो उससे क्या होता है, उसको हेल्प हो जाती है कमिटीज़ को. फिर फाइनेंशियल कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देती है, उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एक्शंस लेती है. एंड जो भी चीज़ें हम डिटेल में नहीं कर पाए हैं कमेटी के साथ डिस्कस, वो हमें अलग से डिस्कस करनी होती है. उसकी वजह से ये होता है कि गवर्नमेंट लाइटली नहीं लेती है. गवर्नमेंट कुछ भी ऑडिट रिपोर्ट को लाइटली नहीं लेती है, जबकि हमने काम कमिटेड को दे रखा है फिर भी. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. सो आई होप दैट यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा. अब उसके बाद में हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से. तो आई होप तब आपको थोड़ा मज़ा आएगा. अभी तक तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग रहा हो, बट मैंने कोशिश तो की कि आपको बोर ना लगे एंड समझ में आए. बट ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको करना तो है ही, राइट. So with this, I'm ending this video here and meet you in the next video. Bye guys, take care.